हाय गाइज, आज क्लास 10 के साइंस चैप्टर के सेकंड चैप्टर लवण, क्षार और अम्लीय चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए जो आगामी 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। मतलब कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है। तो चलिए देखते हैं। कुछ ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है जिसमें ऑप्शन है बैगनी, सेकेंड है पीला, सी है लाल, डी में है नीला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बैगनी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है। बैगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जो थाइलोफाइट फाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये जो लिटमस जो है ये लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर उसे समझ चुके होंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल और क्षार पर कथन दिया गया है और इस पर हमें विचार करना है। तो पहला दिया है कि अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। अगला कहा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा कह रहा है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होता है। तो कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, केवल एक या दो, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल 1 2 3। तो इसको देखना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है, नीले में। ठीक है, तो अम्ल स्वाद का कड़वा जबकि क्षारक जो होता है स्वाद का, क्षारक जो अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व का निश्चित रूप से मिश्रण होता है। अम्ल में जो है हाइड्रोजन तत्व का मिश्रण होता है। ठीक है, और यह समझ गए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है सभी अम्ल निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फर, सोडियम। अब इसमें जो आंसर होगा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन है सभी तत्वों के अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित पाया जाता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग। ठीक है, कपड़ों पर लगे हल्दी का दाग प्राकृत वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी से मिलकर इसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन करता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये भी गलत है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव उदर के संदर्भ में, उदर में होता है पेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पेट में क्या होता है। तो कथन दिया गया है, कहता है मानव उदर में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। इस पर विचार कीजिए। अगला है नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, अपच की स्थिति में यानी भोजन नहीं पचने की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, और केवल नो तो 1 और नो ही
तो इसका राइट आंसर विचार कीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 2, केवल 2। ठीक है, अब समझते हैं केवल दो कैसे। कहता है कि अपच की स्थिति में, ठीक है, मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। मानव में उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में अब इसमें कहता है कि फर्स्ट में मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। नहीं, ये गलत है। मानव उदर में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं करता है बल्कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके लेके फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब अगला है अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल पैदा करता है। तो इसको अम्ल को क्षारक में चेंज करने के लिए एक एंटीसिड, जलन को मुक्त करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए एंटीसिड क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर हम देखते हैं 6 नंबर। कहता है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। पीएच, इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते। कहते हैं सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अब समझते हैं पीएच क्या होता है। पीएच स्केल का उपयोग जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करता है। पीएच स्केल का जो उपयोग है हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है, जिसे 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अगला है, कहता है कि किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। कहता है विलयन जो है अम्ल का जो है क्षारकता को दर्शाता है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 3, 1 और 3। कैसे? तो इसमें समान 0 से 14 तक पीएच मान दर्शाता है। ठीक है, आयन सांद्र, हाइड्रोजन आयन सांद्र दिखाने के लिए। और किसी भी उदासीन विलयन पीएच मान 7 होता है और इसे अम्ल को जो है क्षारकीयता को दर्शाता है। विलयन में अम्ल को जो है क्षारकीयता को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है पीएच मान जो है, पीएच मान 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीयता है। तो आप पीएच मान के बारे में समझ गए। पीएच जो होता है 7 से कम अम्लीयता और 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 नंबर, मानव शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच मान पारस के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त कथन में से ज्ञात करते। कहता है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3, केवल 1 2 3। तो इसमें क्या लगता है कि मानव शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। ये तो राइट है, ये तो सही है। उसके बाद अगला है वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। तो गलत है। आगे है मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय नहीं, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। हाँ, 5.6 से कम होगा तो वह जल वर्षा जल कहलाएगा। ये भी राइट है इसका मतलब। और मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये गलत है। तो आपका जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे कहता है नेटल पौधे के पत्तों के छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के श्राप से होता है? किस अम्ल के? तो ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथोनोइक अम्ल। कौन अम्ल हो जाएगा? मैथोनोइक अम्ल। कौन अम्ल हो जाएगा? मैथोनोइक अम्ल। मैथोनोइक अम्ल जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मैथोनोइक अम्ल। ठीक है। और नेटल एक शाकीय, आप नेटल के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है? नेटल एक जो है शाकीय पौधा है, ठीक है, जो जंगल में उपजता है, और मैथोनोइक अम्ल जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9, मधुमक्खी के डंक मारने से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग आराम मिलता है? इनमें यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दिया, काट लिया, तो किस पदार्थ से आपको आराम मिलेगा? तो पहला है फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरका, बेकिंग सोडा। तो फॉर्मिक अम्ल तो नहीं, गलत है। सोडियम क्लोराइड भी नहीं, सिरका भी गलत है। तो बेकिंग सोडा सही है। बेकिंग सोडा जो है टार्टरिक जो है बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा से देने पर, क्योंकि ये क्षार होता है, ज़्यादा अम्ल पर ये पड़ने के बाद जो है जिस जगह काटता है वह उस जगह पर आराम महसूस कराता है। ठीक है। फिर आगे है, नेक्स्ट है 10, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों को विचार कीजिए। विरंजक चूर्ण क्या है? कहता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा कहता है इसका उपयोग पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तीसरा है विरंजक चूर्ण उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2। तो बारी बारी से हम इस पर चर्चा करते हैं। कहता है विरंजक चूर्ण के संदर्भ में उत्पादन के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा 2 और 3। विरंजक चूर्ण जो है, पहला है हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है, ये गलत है। विरंजक चूर्ण में हाइड्रोजन गैस के लिए विरंजक चूर्ण उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का होता है। इसका उपयोग पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के लिए है, ये सही है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में भी होता है, ये भी सही है। अब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है किसी गैस के कारण पावरोटी केक फूलकर मुलायम हो जाता है। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है, तो कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है, इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये जब टार्टरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसलिए पावरोटी हो गया, ये सब फूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडा अम्ल जो है अग्निशामक, कौन सा सोडा? धावन सोडा, ये तो नहीं होगा, ये धोने वाला। विरंजक चूर्ण नहीं। बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा जो है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला भी सोडा का, और यह अग्निशामक के रूप में भी उपयोग होता है। ठीक है, समझ चुके हम। अब नेक्स्ट है धोवन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धोवन सोडा, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखा है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। उपरोक्त कथनों में सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। काहे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3, यानी कि तीनों जो है उपयोग होता है। इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी होता है, जो जल में मिलाने के बाद जल सॉफ्ट हो जाता है। और इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता, इसका उपयोग घर में साफ सफाई के लिए भी होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि 14 का, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म किया जाए कि
जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो लिखा है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 280-73, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। 280.73 केल्विन, ये भी गलत है। 273, इसका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। तो थोड़ा हम लोग जिप्सम के बारे में जानते हैं, जिप्सम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। जिप्सम तापमान, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट बनाते हैं, जो हेमेड्रेट कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4/2H2O होता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण है, जिसमें जो उपयोग होता है खिलौना बनाने में, सजावट बनाने से करने में, सतह को चिकना करने में इत्यादि etc। ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो है डॉक्टर लोग यदि जैसे हाथ टूट जाना तो उस जगह को, हड्डी को सही स्थान पे बिठाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू।